गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अंशाल्प का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग 5 के आगे करने वाले हैं। तो आप लोग सीरियसली बैठ जाओ, क्योंकि अगर परीक्षा होगा, वैसे उम्मीद है होने का पूरा चांस है, तो यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे बच्चा लोग, तो बहुत दिक्कत हो जाओगे परीक्षा में। तो इसलिए आप लग जाओ, अभी से प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो आप मेरे से बोलो, वो समाधान होगा उसका। किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हो, उसका समाधान हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखो, अगर आपके पास अंशाल्प नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोल ही रहा हूं, आप क्वेश्चन को याद कर लो, मतलब लिख लो। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो बच्चा लोग ध्यान देना, हम मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, मान लेते हैं, तथा दूसरा पूर्णांक, तथा अब लिखने की आवश्यकता नहीं, वही चीज है। दूसरा पूर्णांक जो होगा, देखो सबसे पहला नंबर क्रमागत है, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्रम से है। तो आप यक्ष में क्या कर लो, एक को प्लस कर लो, तो ये दोनों संख्याएं आपको मिल गई बच्चा लोग। अब देखो, कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। बहुत ध्यान से समझना। तो देखो, वर्गों का योग आप क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर, भाई वर्ग किए ना, एक्स का स्क्वायर प्लस इसका भी वर्ग, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 365 दिया गया है। अब देखो, आप तोड़ लो इसको। जब आप तोड़ोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, आपको पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक, इक्वल टू कितना है, 365 है। अब देखो क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करें, इनको जोड़े तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और अगर 1 को हम लोग उधर भेज दे बच्चा, तो एक जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, और 365 से घटेगा 364 हो जाएगा। अब देखो, इधर दो कॉमन है, आप ले लो कॉमन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364 है। आप काट सकते हो, दो से काटोगे तो हो जाएगा 2 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 182 को इधर लाओगे, माइनस 182 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब देखो हम लोग तोड़ लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, देखो प्लस, अब एक्स को 182 को ऐसे तोड़ो दो भागों में कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस 182 आवे, और अगर जोड़ते हैं तो एक्स आवे भी प्लस में। तो हम क्या करते हैं, 14 गुणे 13, मतलब 14x माइनस 13x। अगर 14 गुणे 13 करते हो, 14 धाम 140, 14 तिया 42 हो जाएगा 182, ठीक, और माइनस 182 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो, यहां से आप x को कॉमन ले लो, तो x यहां बचा, और यहां पे बचा कितना, 14 बचा। यहां पे माइनस 13 कॉमन ले लो, तो यहाँ x और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये कोष्टक में आपको मिल गया x माइनस 13, और एक में मिल गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो, दोनों के बराबर 0 है, आप क्या कर लो, तुलना करवा लो। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 यदि लिख देना, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 13, तथा x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर आपको मिल जाएगा माइनस 14। लेकिन बच्चा लोग ये ध्यान देना, सवाल में धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, निगेटिव मतलब नकारात्मक पूर्णांक की बात नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपका
आया है ऋणात्मक पूर्णांक, उसको क्या कर लेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। अब देखो जब कहेंगे हम यहाँ पे इसे लिख देंगे कि माइनस वैल्यू को छोड़ने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा छोड़ने पर, तो पहला धनात्मक पूर्णांक जो होगा, यहां लिख दे रहा हूं पहला, ठीक है, पहला जो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा बराबर आपका कितना हो जाएगा 13, और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 13 एक 14। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 13 और 14, क्योंकि यहाँ पे आप 13 रखोगे, फिर यहाँ x की वैल्यू जैसे 13 रखोगे, 13 कितना हो जाएगा 14 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक बच्चा लोग, तो ध्यान देना। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला भी, बस आप लगे रहो मन से, ठीक है। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, आज नहीं तो कल, बट अगर आप लगे रहोगे तो आप सफल होंगे जरूर, कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो भैया देखो, मान लेते हैं ऐसे कोई रेखा है, ये A है और ये B है, और ये क्या है x, y मान लेते हैं, इसका नाम P है। ध्यान देना बच्चा लोग, P है। तो कह रहा जो ये P बिंदु है, इन दोनों को A और B को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और इन बिंदुओं का निर्देशांक जो दिया है वो दिया है -1, 7 दिया है, और 4, -3 दिया है, ये दिया गया है। कह रहा कि हमें इस xy का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, ये आपका x1 है, तो x1 बराबर -1 दिया है, ये आपका x2 है बराबर 4 दिया है, y1 बराबर दिया आपको 7, y2 बराबर दिया है -3, ये सब दिया गया है। तथा हम मान लेते जो विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2 के रूप में कर रहा है, तो m1 अनुपात m2 की जो वैल्यू दिया है 2:3 दिया। अब सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं जो विभाजन का सूत्र है, विभाजन के सूत्र से, तो देखो हम जानते हैं कि x, y इज इक्वल टू क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, कामा लगाओगे m1y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये आपका क्या होता है बच्चा लोग, फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो यहां से x, y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 की वैल्यू 2 गुणे x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू आपका कितना है 3 है, और x1 की वैल्यू कितना है -1 है, बटे 2 प्लस 3, कामा लगाओगे m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -3 है, प्लस क्योंकि प्लस है तो प्लस लगाओगे ही। अब इसके बाद m2 की वैल्यू 3 है गुणे y1 की जो वैल्यू है वो 7 है, बटे 2 प्लस 3, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें 4 दूनी 8 और 3 एक कम 3 -3 और 2 3 5 हो गया, 3 दूनी 6 -6 और 3 सते 21 बटे 5 हो गया। ध्यान देना, तो भैया ये तो x, y ही बनते आ रहा है, तो x, y इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5 बटे 5 हो गया भैया, ये 5 बटे 5, और ये 21 में से 6 गए माइनस, और माइनस क्या होगा क्योंकि ये तो प्लस है बच्चा, तो 21 में से 6 गया आपका हो जाएगा 15 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग अगर देखते हैं तो x, y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कटेगा 1 और ये कटेगा 3, तो आपका कितना आ जाएगा 1, 3। तो ये आपका आ जाएगा x, y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा लोग 1,
3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत हो आप वीडियो को फिर से रिवाइज कर कर देख लो, थोड़ा सा पीछे करके देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं दोगे बच्चा लोग, तब तक फिर कहां से सफल होंगे। ठीक है, देखो सभी के, आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, सभी लोग अगर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको ये मौका मिला है पढ़ने का, तो सभी आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप उनके उम्मीद को मत तोड़ो। ठीक है, आप हर उम्मीद तोड़ो, सबकी उम्मीद तोड़ सकते हो, लेकिन आप अपने माता पिता की उम्मीद मत तोड़ो। अगर वो आपको मेहनत से पढ़ा रहे बच्चा लोग, तो आप बहुत मेहनत से पढ़ो। ठीक है, आप सफल होके दिखाओ अपने माँ बाप को कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया कि आप मुझे पढ़ने का मौका अच्छे से दिए, तो मैं भी सफल होके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला एक लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3/5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। कोई डाउट नहीं, आप टेंशन मत लेना, आराम से समझना। देखो ये आपका क्या है, एक बेलन है। यह आपका क्या है, एक बेलन है। इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। हम मान लेते हैं जो इसका व्यास है वो कैपिटल आर है। क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, इसका जो व्यास है वो कैपिटल आर है। तो हम मान लेते हैं बेलन का व्यास बराबर, बेलन का व्यास बराबर कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, और व्यास नहीं, कैपिटल आर मतलब कैपिटल डी व्यास हो गया। और आप अगर बात करें त्रिज्या की, तो भैया त्रिज्या इसकी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या होगी वो क्या, d/2, अर्थात हम कैपिटल आर मान लेते हैं। व्यास को हमने डी मान लिया क्योंकि डिनोमिनेटर ये क्या होता है, डायामीटर। व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायामीटर, तो हम उसको डी मान लिए। ठीक है, और अगर बेलन की त्रिज्या की बात करें तो आर है, क्योंकि जो व्यास होता है वो वास्तव में 2r होता है। क्या होता है, डी को आप 2r भी लिख सकते हो, क्योंकि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है ना बच्चा लोग। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, तो भैया कोई गोला है, यहां पे ऐसे डाला जाता है, इसी में एक गोला डाला जाता है। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि गोला पूरा इसी प्रकार से है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि गोला थोड़ा सा छोटा है या बड़ा है, ऐसे भी इसमें गोला क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे हमने एक गोला को डाल दिया। अब ये बताओ, जब आप पानी में गोले को डालोगे तो पानी ऊपर आएगा। अब कितना ऊपर आएगा, कह रहा कि ये पूरी तरीके से डूब जाता है। तो भैया देखो पानी जो ऊपर आएगा, वो जो भी ऊपर आएगा वो किसके बराबर आएगा, जितना इसका आयतन है ना, इस गोले का जितना आयतन है उतने आयतन के बराबर पानी क्या आएगा, ऊपर आएगा ना भैया। वही तो अपना स्थान जाके लेगा, तो उतना पानी ऊपर बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना वो इसे दिया है ना, दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो भैया देखो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 12/2, मतलब हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जो व्यास है वो दिया है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। बहुत सही। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि जो अंतर आएगा वो कह रहा है कि जो ऊंचाई है, मतलब जो वृद्धि हुई है वो कितना हुई है, वृद्धि हुई है। तो वृद्धि जो होगी भैया ना, मान लेते हैं जो पहले पानी की ऊंचाई मान लेते हैं आपका h1 था, बाद में जब वृद्धि हुई तो कितना हो गई, h2 हो गई। तो इन दोनों की मतलब कह सकते हो कि h2 - h1 इज इक्वल टू कह रहा है आपसे
कि 3 सही 5/9 अर्थात 9 त्रिक 27 5 32/9 सेंटीमीटर बढ़ा है। मतलब अंतर आ गया, जो पहले था और जो बाद में ऊंचाई, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, पानी बाद में बढ़ के यहां तक आ जाएगा। ये पूरा क्या हो रहा है, भर जाएगा ना जब अंदर चलाएगा। तो पहले यहीं तक था, अब यहां तक आ गए। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इतने का है, मतलब H2 माइनस H1, अर्थात आप इसको क्या कर सकते हो, बराबर H ही कर सकते हो कि 32/9 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो 32/9 सेंटीमीटर इतने का, तो हम इतने का आयतन निकाल लेते हैं। तो भैया आप कर देना कि पाई बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, क्योंकि हम बेलन के त्रिज्या को हम कैपिटल आर माने तो कैपिटल आर लिखेंगे, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्यों लिखे, क्योंकि आपको पता है जो त्रिज्या होती है किसकी, गोले की, यहाँ पे आयतन में क्या होता है, त्रिज्या का आर क्यूब होता है, मतलब त्रिज्या का क्यूब लगाया जाता है। फार्मूला होता है किसके, गोले की आयतन का। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितना है 32/9 इज इक्वल टू 4/3 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब देखो काटोगे बच्चा तो 3 त्रिका 9 और 4 8 32 कट गया। अब देखो 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 8 कट गया ना भैया, 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से 8 कट गया। बचा कितना आपके पास आर स्क्वायर, 3 उधर चला गया तो हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो भैया देखो ध्यान देना, आर बराबर हो जाएगा कितना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आर बराबर हो जाएगा, जोड़ा बना लो तो कितना आ गया 9 आ गया। त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। कंफ्यूजन हो काटने में क्या, अगर काटने में कंफ्यूजन हो बच्चा, देखो 2 तिहाई 6 2 चौकाट 4 बचा, फिर 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 बचा, 2 तिहाई 6 2 1 कम 2, अब खत्म हुआ, आर आ गया 9। तो आप कह सकते हो हमें बताना था बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 9 बराबर 18 सेंटीमीटर, अगर व्यास बताना है। ठीक है, और बाकी त्रिज्या की बात करें तो कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास बताना था, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेलन का आयतन इज इक्वल टू गोले का आयतन। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगर जैसे कुछ लोग हमारे, जैसे हम तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट बस्ती के हरैया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो अगर जो भी हरैया के हैं तो हमारी कोचिंग चलती ही है। ठीक है, आप ऑफलाइन आकर वहां भी पढ़ सकते हो, बाकी ऑनलाइन में आपको पढ़ा ही रहा हूं। अगर ऑफलाइन आओगे जैसे वहां पे आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी कोचिंग का नाम तो चैनल के नाम से है ही है, और वो पूर्वांचल बैंक है उसी के बगल में चलती है, आप संपर्क कर सकते हो मोबाइल के माध्यम से भी। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बड़े ध्यान से समझना, हम चित्र भी बना दे रहे हैं आपको, ऐसे बना दे रहे हैं आपका चित्र। ठीक है, तो यहां बना दे रहा हूं। ठीक, तो देखो ये वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता। ठीक, अब देखो यहां पे दिया है, ठीक, यहां पे भर दो 1 से 3, तो यहां पे 7 8 3 5 5 8 8 3 5 हो गया, और 5 से कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और ये 7 से 9 और 9 से 11 1 2 और 2। तो ये आपका सवाल है, यहां पे देख लेना बच्चा लोग, ये आपका 1 लिखा है और ये आपका 9 से 11 लिखा है, डिस्टर्ब मत होना इसके लिए।
तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से आपको ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक जो वर्ग है ना बच्चा लोग, वो क्या है आपका, ध्यान देना थोड़ा सा। जो 8 दिया गया है, ठीक है, जो यहां से देखना ये 8 दिया, सबसे ज्यादा बहुलक क्या है, 8 है। मतलब 3 से 5 के बीच में 8 बार आया है। जो भी चीजें हैं वो कितनी बार है, रिपीटेड 8 बार है, तो बहुलक वही है। तो देखो यहां से अगर बात करें बहुलक वर्ग की, तो जो बहुलक वर्ग है, बहुलक जो वर्ग है वो 3 से 5 होगा। तो जो 3 होता है ना, वो एल की वैल्यू होता है, मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसका नाम है क्या होता है बच्चा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। इक्वल टू 3 है, यल इक्वल टू 3। इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, ये जो आपका होता है बहुलक है, ये F1 है, इसकी ऊपर जो होता है उसको F0 और इसके नीचे जो होता है उसको F2 मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको h मान लेते हैं। h बराबर दिया है 2। अगर बात करें F1 की वैल्यू कितना है 8, F2 की वैल्यू 2, F0 की वैल्यू कितना है 7 है। हमें निकालना है बहुलक। आपको पता होगा बच्चा लोग कि जो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H होता है। ठीक, तो देखो यहां से L की वैल्यू आपको पता है, L की वैल्यू 3 है, प्लस F1 की वैल्यू पता 8 माइनस F0 की वैल्यू 7 बटे 2 गुणे 8 माइनस F0 की वैल्यू कितना है 7 और माइनस 2 इंटू H की वैल्यू 2 है। ठीक, ध्यान देना। अब देखो 8 में से 7 गए कितना होता है 1 होता है, तो 3 प्लस 1 बटे 8 दूनी 16 और 7 2 9। अगर 16 से 9 जाए कितना बचेगा 7 और गुणे यहाँ पे 2 है। तो देखो 7 3 21 और 2 1 कम 2, मतलब आप इसे 3 प्लस 2 बटे 7 लिख सकते थे, और 7 3 21 21 2 23 बटा 7। ये आपका बहुलक आ गया। अगर आप चाहते हो इसे दशमलव में बनाने के लिए, तो देखो बहुलक इक्वल टू आपको यहां से मिल गया 23 बटा, यहां लिख दे रहा हूं 7। ठीक, तो भाग देते हो। देखो अगर भाग नहीं देने आता तो आप ऐसे भी दे सकते हो, ये 23 में, तो 7 3 21, 3 में से 1 गए 2 कैंसिल, 20 हो गया, दशमलव बढ़ाए, 7 दूनी 14, कितना आ गया बच्चा 6 60, 7 8 56, 4 40 और 7 5 35। आगे बढ़ता जाएगा तो सब कुछ हटा के 6 कर देते हैं, मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा 3.286। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो, बड़े आराम से लगा सकते हो बच्चा लोग। तो आप लोग जरूर प्रयास करो, 2-3 बार 4 बार प्रयास करो, क्योंकि जितनी बार लगाओगे ना उतना ही आपको मजा आएगा। क्योंकि विद्या इतनी आसान नहीं है कि आसानी से मिल जाए, क्योंकि अगर आसानी से मिलती है तो सबके पास होती। तो बहुत कठिन परिश्रम करने से प्राप्त होता है, तो आप बहुत कठिन परिश्रम करो, क्योंकि सभी लोग कोई किसी से कमजोर नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना रिवाइज करो। बाकी अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, जितना इस सेट में है उसको फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ये मुझे बार बार ना कहना पड़े। ठीक है, आप बच्चे, क्योंकि उसमें आपका कोई कुछ जाता नहीं है लाइक सब्सक्राइब करने में, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े रहे।